महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल की मुश्किलें बढ़ी हैं। निलंबित प्रिंसिपल सैयद मशकूर के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा ने दर्ज करवाया है दुष्कर्म का मामला। प्रतापनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ दिन पहले छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मशकूर अली को जमानत मिल गई थी, लेकिन अब दुष्कर्म केस दर्ज होने से और मुश्किलें जो हैं बढ़ गई हैं। तो देखिए, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल की मुश्किलें यहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। कुछ देर पहले छात्राओं ने जो है छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मशकूर अली को जमानत मिल गई थी, लेकिन अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब दुष्कर्म केस होने से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विष्णु संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। विष्णु, देखिए, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक और केस दर्ज हो गया उनके खिलाफ। बिल्कुल, देखिए, राजधानी जयपुर के प्रतापनगर इलाके में जो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज था, वहाँ के प्रिंसिपल है सैयद मशकूर अली, और उनके खिलाफ पिछले दिनों एक आरोप लगा था छेड़छाड़ का कि हॉस्टल में रहने वाली और जो कॉलेज की जो छात्राएं थी उनके साथ छेड़छाड़ वो करते हैं। इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई और बाद में जमानत मिल गई। लेकिन अब एक छात्रा ने मशकूर अली के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा प्रतापनगर थाने में दर्ज करवाया और कई संगीन आरोप उसमें लगाए, जिसके बाद अब प्रतापनगर थाना पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया मशकूर अली के खिलाफ और जांच शुरू कर दी है। यह भी बताया जा रहा है कि मशकूर अली को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और वहीं पर जो छात्रा है जिसने दुष्कर्म का आरोप मशकूर अली पे लगाए थे, उसके 164 के बयान जो है वो पुलिस ने दर्ज कर लिए। तो ऐसे में मशकूर अली की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आती है, क्योंकि जब अजमेर के विजयनगर में जब एक छात्राओं से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया था, उसी बीच राजधानी जयपुर में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज था प्रतापनगर का, वहां भी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आए और आरोप लगा प्रिंसिपल पर, जिसके बाद पूरे मामले में कुछ संगठन ने प्रदर्शन भी किए थे। लगातार पिछले दिनों भी मशकूर अली के खिलाफ प्रदर्शन हुए और आखिरकार अब एक छात्रा और सामने आई। तो माना जा रहा है कि और भी छात्राएं आने वाले दिनों में मुकदमे दर्ज करवा सकती है। तो फिलहाल जो मामले की जांच पुलिस कर रही है। जी, लेकिन क्या, क्योंकि आरोपी मशकूर अली को जमानत मिल गई थी, ये जानकारी भी सामने आ रही है, क्या अब जब ये आरोप और लगे हैं तो फिर से गिरफ्तारी होगी या हो गई है? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में जमानत मिल गई थी, क्योंकि छेड़छाड़ का आरोप पहले लगा था छात्राओं के द्वारा, तो उसमें जमानत मिल गई। लेकिन अब इस दुष्कर्म के केस में एक बार फिर से इसकी जो गिरफ्तारी है वो होगी और होने के बाद संभवतः लंबे दिनों तक इनको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा और आने वाले दिनों में यदि कोई और मुकदमे दर्ज होते हैं तो उसको बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद विष्णु आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से यहाँ पर विवादों में और मुश्किलों में फंसते कॉलेज के प्रिंसिपल नजर आ रहे हैं। पहले छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया है। दौसा पुलिस ने विदेशी लोगों की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को डिपोर्ट किया है। ये सभी लोग तबलीगी जमात के बताए जा रहे हैं, जिनकी अवैध गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस ने 2 अलग अलग जगह कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों का कहना है कि दौसा और पापडदा थाना क्षेत्र में विदेशी लोगों की अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिस पर अलग अलग टीमों ने दबिश देकर महिला और 5 पुरुषों को हिरासत में लिया है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर उल्लंघन करने जाने पर विदेश पंजीकरण अधिकारी द्वारा 10 लोगों को लीव इंडिया नोटिस दिया गया है, जिसके बाद सभी को पुलिस जाब्ते के साथ बिहार के रक्सोल चेक पोस्ट से नेपाल के लिए रवाना किया गया है। इस घटना में मेनली यही था कि 5 नेपाली पुरुष और महिला ये नेपाल के बॉर्डर से आए थे यहाँ पर रक्सौल क्षेत्र से, और ये जो गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है जो कि फॉरेनर्स के लिए इशूड है कि भारत में क्या क्या एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, उनके विपरीत जाकर इनका जो कार्य था वो जांच में पाया गया था। तो इसके लिए गत रात को इनको लीव इंडिया नोटिस देके डिपोर्ट कर दिया गया है। बढ़ते आगे, प्रदेश के 26 जिलों में आरओईओ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी। ये परीक्षा 1318 एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित होगी। एग्जाम में कुल 4,37,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। श्रीगंगानगर जिले में 62 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि आज परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस परीक्षा को लेकर पूरी तैयारियां पहले से ही की गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर ये परीक्षा का आयोजन जो है वो
किया जाएगा। तो देखिए, ये परीक्षा का आयोजन आज किया जाएगा। जो EORO भर्ती एग्जाम है, दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। मई 2023 में EORO भर्ती परीक्षा के रद्द होने के बाद आज एक बार फिर से राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी की रे एग्जाम आयोजित की जा रही है। आप बताएं सर, आप कहां से आए? मैं अभी गंगानगर से आया हूँ रायसी नगर से पेपर देने के लिए। पिछली बार भी पेपर दिया था मैंने, वो तो रद्द हो गई भर्ती, अभी दोबारा देने आए हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि अब 2023 में एग्जाम हुआ, फिर रद्द हुई, फिर आज फिर एग्जाम हो रहा है, तो क्या मन में फिर डर रहता है क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी कोई पेपर लीक हो जाए? नहीं, अभी तो सरकार है जो काम ठीक कर रही है। पिछले 2 पेपर हुए हैं, उनमें ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है। बाकी डर तो सबके मन में रहता ही है, तब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक। एक बात बताएं, अभी जो सरकार के द्वारा, RPSC के द्वारा, भर्ती एजेंसीज के द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन है, हैंडल मेटल डिटेक्टर है, क्या इससे कोई विश्वसनीयता बनती है? हाँ, इससे थोड़ा बहुत बढ़िया होता है। एग्जाम में जैसे अंदर जाएंगे, पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, अब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है अंदर जाने के बाद में, पहले भी चेक होता है, पहले इतना नहीं था, अब ठीक हुआ है। हाँ, पहले से। हाँ, हमने क्यों अभी पिछले एग्जाम जैसे RS का भी दिया है पीछे वाला, उससे पहले हमने ये पशु फीचर वो सब दे रखे हैं एग्जाम को। बिल्कुल। देखिए, मैं परीक्षा केंद्र की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है और परीक्षार्थियों को अब गहनता से जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें अब परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। हम कुछ और परीक्षार्थियों से भी बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि आज होने जा रही परीक्षा को लेकर वो क्या मानते हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं सूरतगढ़ राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ जी। मतलब कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी तो अच्छी है। तैयारी अच्छी है। 22 में भी आपने एग्जाम दी थी? हाँ जी बिल्कुल दी थी। उस समय पेपर लीक हो गया था। हाँ जी। आज भी कहीं कोई डर रहता है कि मन में कोई पेपर लीक होने का? नहीं, अब की बार नहीं है। नहीं है। अब की बार तो अच्छी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, बाकी देखते हैं। श्योर नहीं है अभी भी कुछ। आपको नहीं लग रहा कि परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षार्थियों की उपस्थिति है वो काफी कम है? हाँ, अब की बार बहुत ज्यादा कम है ना, कि RS मेंस आ रहा है आगे, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा। हाँ जी। उसमें लगे हुए हैं परीक्षा? हाँ, अभी एक बार उसी में लगे हुए हैं, सभी का मेंस है सर। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। देखिए, ये वो परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। मैडम, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से लोकल ही है। आपने लास्ट टाइम भी दिया था एग्जाम? यस सर। हाँ, आज कैसी प्रिपरेशन? अब आपको मिलवाते हैं बीकानेर की गोल्डन दादी से, जो कि 93 साल की उम्र में पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। यह रिपोर्ट देखिए। तिरानवे साल की गोल्डन दादी का कमाल, नेशनल मास्टर एथलेटिक्स में जीते 3 गोल्ड। चेहरे की झुर्रियों पर मत जाइए, इनकी फुर्ती देखने वालों को हैरान कर देती है। बीकानेर की चौधरी कॉलोनी में रहने वाली पानी देवी गोदारा अपनी गायों और भैंसों की सेवा करते हुए अपनी फिटनेस पर भी भरपूर ध्यान देती हैं। इन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट 100 मीटर दौड़ और डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी शानदार फिटनेस और क्षमताओं का सबूत दिया है। आगे मैं कहा कि मैं खेलों सीखी पर थोड़ी थोड़ी चलता होता 9 लागी। अब पचा पूना बेच गई 3 सिक्का पे गई, अलवर बेच गई 3 सिक्का पे गई, बेंगलोर गई 3 सिक्का पे गई। ठीक है, जिम्मा भाई बेरा था, बाजरी रोटी, दही, दूध, छा, राबड़ी। गोल्डन दादी का एक पोता जय किशन नेशनल खिलाड़ी है
और उसने दादी को खेलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन दादी पोते के साथ स्टेडियम गई और वहां से अभ्यास का सिलसिला शुरू हो गया। आज दादी सबसे ज्यादा उम्र की एथलीट के रूप में मेडल जीत रही है। वहीं पड़ोसी भी पानी देवी की उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे। ये मेरी दादी है, 93 साल की हैं। इनको स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है और हाल ही में ये बेंगलोर जाके खेल के आए तो मेडल जीते। और दादी की अभी इच्छा है कि विदेश में जाके देश के लिए मेडल जीते। एक बड़ा भाई है जय किशन, वो एथलेटिक प्लेयर था, तो वो बच्चों को, विकलांग बच्चों को तैयारी करवाता था, तो दादी उनके साथ चली गई। दादी ने देखा कि ये तो अच्छा काम है। दादी को भैया ने बोला कि आप करके देखोगे, तो दादी को भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि हम भी करके देख लें। फिर दादी को अच्छा लगा तो फिर दादी रोजाना जाने लगी। पिछले दिनों बेंगलोर जाके 3 मेडल जीत के आई। 93 साल की उम्र में भी ये गोल्ड मेडल जीत रही है और हमें इनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए, युवा वर्ग को और बड़े बुजुर्गों सभी को, कि ये 93 साल की उम्र में अगर 3-3, 4-4 मेडल जीत रही है और विदेश में जाकर के खेलने की इच्छा रखते हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पानी देवी का इंडोनेशिया में सितंबर में आयोजित होने वाली एशियन मास्टर एथलीट में सिलेक्शन हो गया है। उम्मीद संजोई जा सकती है कि पानी देवी प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे दूसरे खिलाड़ियों को पानी पिलाकर मानेंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरे दिन भी जैसलमेर और पोखरण के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पोखरण स्थित पंचायत समिति सांकड़ा सभागार में जिले की व्यवस्थाओं सहित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर कहा है कि ग्राम पंचायतों और नगर निकाय के वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है ताकि चुनाव सभी एक साथ करवाए जा सके। कांग्रेस सरकार ने अपनी मनमर्जी से ग्राम पंचायतों और वार्डों का परिसीमन करके तानाशाही की, जिसको लेकर परिसीमन जरूरी है। कई नई ग्राम पंचायत और नए राजस्व गांव बनाने से विकास कार्य होंगे। बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन, इन सब के चलते हुए इस तरह की प्रक्रिया सामान्य तौर पर होती हैं। लेकिन गत सरकार के समय जिस तरह से राजनीतिक उद्देश्यों और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पंचायतों को पंचायती राज व्यवस्था में और स्थानीय निकाय में नगरपालिका के वार्डों को तोड़ा मरोड़ा गया था, अपने राजनीतिक हित के अनुरूप जिस तरह से इन सब का डिलिमिटेशन करके जिस तरह से बनाया गया था, एक बार वापस दुरुस्त हो, चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से बने और उसके साथ साथ में 1 स्टेट 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना, उसके अनुरूप एक साथ हम सब चुनाव करा पाए। डूंगरपुर में भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव पर दिगंबर जैन समाज की ओर से जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। इसी कड़ी में शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर आरिका सुभूषण मती माता जी के सानिध्य में जैन समाज की ओर से सुबह शहर की प्रगति नगर जैन मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी शहर के विभिन्न मार्गों से निकली। वहीं इस दौरान प्रभात फेरी में शामिल लोगों ने भगवान महावीर के जयकारे लगाए। प्रभात फेरी दोबारा प्रगति नगर पहुंची, जहां जैन मंदिर में ध्वज वंदन किया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। उन कहानियों को रिसर्च के माध्यम से कैसे आगे लाएं और युवा पीढ़ी तक पहुंचा, ये इसका उद्देश्य है। तो तमाम परिवारों से मैंने बात की है, वो नाराज सरकार से दिखाई दे रहे हैं। तमाम परिवार के लोगों से हमने अभी बात की है, सरकार जो डिसीजन ले रही है कहीं उससे वो कफा दिखाई दे रहे हैं। अभी तो उनकी अच्छी बात आपसे हुई होगी, तो सबकी अपनी अपनी भावना देखिए। ये तो है कि ये जो प्रोग्राम है, ये खाली प्रोग्राम इस हॉल के अंदर नहीं है, हॉल के बाहर इनका मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर। आज भी क्रांतिकारियों के, फ्रीडम फाइटर के परिवार जो हैं, वो जज्बा रखते हैं देश प्रेम का, देश के प्रति प्रतिबद्धता का, देश कैसे एक रहे, अखंड रहे, कैसे प्यार मोहब्बत भाईचारा हो आपस के अंदर, सभी धर्मों के अंदर, सभी वर्गों के अंदर।
आज़ादी जंग लड़ी गई तो वो भी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग थे। वो जज्बा आज भी मतलब इन सब में है। और ये एक प्रकार से आए हैं तो ये एक मैसेज देना आए हैं, खाली प्रोग्राम नहीं है। ये मैसेज देना है कि आज भी देश को किन बातों की जरूरत है और इनके परिवार के जो सेक्रीफाइसेस थे उनको नमन करते हुए हम सोचें कैसे संकल्प लें कि हम कैसे देश को मतलब उनकी क्रांतिकारियों की, फ्रीडम फाइटर की जो त्याग बलिदान की कहानियां हैं वो हम अपने वर्तमान पीढ़ी से भर सकें। इतिहास बनाए इन लोगों ने, इतिहास को हम याद करेंगे तभी हम इतिहास बना पाएंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का पहला डबल डेकर आज खेला जाएगा, डबल हेडर। और दिन के पहले मुकाबले में दोपहर 3:30 बजे से सनराइजर हैदराबाद का सामना हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर 3:30 बजे दोनों टीमें भिड़ेंगी और इस बार राजस्थान की कमान रियान पराग के हाथ में है। आपको बता दें कि हैदराबाद और राजस्थान का हेड टू हेड रिकॉर्ड कांटे की टक्कर का रहा है। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 20 मुकाबले खेले गए हैं। 11 बार सनराइजर्स हैदराबाद और 9 बार राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की है। दोनों ने एक एक खिताब जीता है। तो आज का मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। रियान पराग के हाथ में राजस्थान की कमान है और ऐसे में आज आईपीएल में राजस्थान वर्सेस हैदराबाद के बीच ये दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है। आईपीएल का दंगल शुरू हो गया है। कल पहला मैच हो गया था।